और यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स ये फार्मूला दे दिया गया है, Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या कहा जाता है। क्या बेकिंग सोडा कहा जाता है, या धोने का सोडा कहा जाता है, या बेकिंग पाउडर कहा जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, ये फ्रेंड्स ये आपका जो है कि धोने का सोडा का जो है कि रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न आपके जो है कि TRA 3.0 TRA 2.0 6 to 8 में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है। देखिए ये आपके जो है कि क्लास 10th की NCERT साइंस की है। इसमें देखिए दिया गया है धोने का सोडा। देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O को धोने का सोडा जो है कि कहा जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, और देखिए जो धोने का सोडा होता है इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए ये जो है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागजों उद्योगों में होता है। और इसका उपयोग जो है कि बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। और देखिए सोडियम यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और यहाँ पे देखिए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका जो है कि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है और बना भी है। यहाँ पर देखिए ये आपके जो है कि TRE 2.0 6 to 8 मैथ और साइंस वाले में पेपर में ये प्रश्न देखिए पूछा गया था। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए हमारा मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके NCERT और SCERT बुक में दी गई हैं वहीं से जो है कि प्रश्न बनता है, ये आपको जो है कि यहाँ से समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 134 नंबर का प्रश्न है। सेम वही प्रश्न हमने जो है कि टाइपिंग करके आपको दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था, धोने का सोडा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है कि टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही हुए थे। ठीक है, लास्ट में आप हमें 15 में से कितने आपके सही हुए थे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लोग जो है कि दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये भी चीज़ें आपके NCERT और SCERT दोनों में दी गई हैं कि टमाटर में जो है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्या वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, या टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, या टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टमाटर में फ्रेंड्स ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो है कि क्लास 10th की NCERT में ही ये जो है कि दिया गया है। और देखिए ये आपका जो है कि TRE 1 में पूछा था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और यहाँ पे देखिए टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप जो है कि जब इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए टमाटर में, देखिए संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप जो है कि रिवाइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने दिखा दिया। और ये देखिए प्रश्न आपके जो है कि TRE 2.0 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि आपका राइट आंसर है, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको बिलीव हो जाए कि प्रश्न यहीं से जो है कि पूछे जा रहे हैं और पूछे भी आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग 3 नंबर का प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण जो है कि प्राप्त होता है। क्या फ्रेंड्स ये आपका कोहरा है, या वर्षा है, या इंद्रधनुष है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वो इंद्रधनुष है, जो वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी जो है कि NCERT में दी गई हैं। देखिए यहाँ से जब आप जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए यह वायुमंडल में उपस्थित
जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है क्या? तो इंद्रधनुष। देखिए इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से 4 में देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो है कि ज़्यादा 20 या 25 मिनट की हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें आपको 15 प्रश्न मिलते हैं। और ये टोटल फ्रेंड्स 15 प्रश्न आपके इतने परफेक्ट होते हैं क्योंकि फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से डायरेक्ट बुक से ही बनाए गए हैं। ठीक है, और मैं ये जो है कि देखिए फ्रेंड्स ये मैं बुक का जो है कि ये स्क्रीनशॉट इसलिए दिखाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दी गई हैं। ठीक है, ये आपके लिए है। आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हैं तो बाद में आप रिवाइज करने में आपको जो है कि बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप मान लीजिए कि सुबह आपने प्रैक्टिस सेट कर लिया, तो आप जब रात में सो रहे हैं तो आप जो है कि एक बार अपने गैलरी में जाइएगा और इन 15 प्रश्नों के 15 स्क्रीनशॉट को आप जो है कि 1 या 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ये आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा कौन से नंबर का प्रश्न है? निम्नलिखित में से किस कारण हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में आपको किस प्रकार की जो है कि परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा ताकि आपको लगे कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, क्या अवस्था में परिवर्तन होगा अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो, या रंग में परिवर्तन होगा, या तापमान में परिवर्तन होगा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। इससे हम फ्रेंड्स बता सकते हैं कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हमारी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है और जहाँ से हम प्रश्न फ्रेंड्स बनाते हैं उन चीज़ों को हमने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया है। देखिए निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास तथा उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन, ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट वाइज जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप में फ्रेंड्स एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और ख़ास तौर से फ्रेंड्स जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं वहाँ से सटीक अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपको फ्रेंड्स यकीनन एग्ज़ाम में अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 नंबर का प्रश्न क्या है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? क्या फ्रेंड्स लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए पेंट लगाना एक उपयुक्त विधि है, या ग्रीस लगाना, या जिंक की परत लगाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि ऑप्शन नंबर सी पे ट्रिक करेंगे, जिंक की परत लगाना। जब फ्रेंड्स लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए हम लोग उस पर क्या करेंगे तो जिंक की परत को लगा देंगे, तो वो जो है कि लोहा का जो फ्राइंग पैन है वो जंग से जो है कि लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में भी दी गई हैं और यहाँ से ये जो है कि टीआरई 2.0 ये पीआरटी में प्रश्न जो है कि पूछा गया था और टीआरई 1 में भी पूछा गया था और शायद फ्रेंड्स ये टीआरई 3 में, यानी कि तीनों एग्जाम में ये पूछा गया था। देखिए लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते अथवा जिंक की पतली परत चढ़ाने की उपयुक्त विधि को यसद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ से जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो वो प्रश्न जो आपके जो है कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कहाँ पर पूछा गया था? तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका पूछा गया था किस में? तो ये जो है कि आपका पूछा गया था यहाँ से टीआरई 3.0628 में। देखिए लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ठीक है, तो जिंक की परत को लगा देंगे तो ये जो लोहे का जो फ्राइंग पैन है ये जंग लगने से बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप जो है कि संतुष्ट इस प्रैक्टिस सेट से होंगे तभी फ्रेंड्स हम जो है कि इसको कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अस्थाई ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि इनमें से जो कथन दिया गया है
इनमें से वो कौन सा कथन है जो अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है। ठीक है, क्या फ्रेंड्स अस्थायी ऊतक वे केवल युवा पौधे में पाए जाते हैं, या वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं, या वह तेजी से कोशिका विभाजित करने में सक्षम हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि अस्थायी ऊतकों के बारे में एक ही कथन आपका सत्य है। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी, वे विभाजित करने की क्षमता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है कि कराया था, तब भी कराया था। देखिए, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपके TRE 3.06 to 8 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। देखिए, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो वे विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। और ये चीज़ें देखिए आपके जो है कि आपके NCERT और SCERT बुक में भी दिया गया है। और यहाँ से देखिए, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि जो लाइकेन होते हैं वो किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, देखिए ये 2-3 प्रश्नों का हमने जो है कि बुक का स्क्रीनशॉट लेना, यानी कि इसमें फ़ोटो खींच के डालना, शायद PDF बनाने में मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप जो है कि देख लीजिएगा। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो लाइकेन जो है कि फ्रेंड्स ये होते हैं, ये लाइकेन जो होते हैं ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए क्या होता है जब जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। ठीक है, यानी कि जब क्या होता है, जब प्रकाश जो है कि हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, क्या होता है, तो यह सामान्य से दूर झुक जाता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, या यह सामान्य की ओर झुक जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि यह सामान्य की ओर झुक जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके BPSC में भी पूछा गया है और TRE के एग्ज़ाम में भी पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न अगर आप देखे रहेंगे तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आराम से फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है, यानी कि जो गुर्दा होता है फ्रेंड्स मनुष्य में, ये जो गुर्दे होते हैं ये किस तंत्र का हिस्सा हैं, क्या वो मलत्याग के हिस्सा हैं, या श्वसन के हिस्सा हैं, या पोषण के, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो गुर्दे होते हैं फ्रेंड्स ये आपके मलत्याग के जो है कि मलत्याग के हिस्से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग है, यानी कि इसमें से देखिए कुछ मादा जनन अंग होते हैं पुष्प के, और जो है कि कुछ क्या होते हैं, पुष्प के नर जनन अंग होते हैं। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से पुष्प का नर जनन अंग है। ठीक है, तो यहाँ से क्या वो स्त्री कैंसर है, या पुंकेसर है, या आवृत बीजी है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पुष्प का फ्रेंड्स जो नर जनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी को आप याद रखिएगा। और ये जो स्त्री केसर होता है तो ये पुष्प का जो है कि मादा जनन अंग होता है। देखिए ये आपके NCERT बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से आवृत बीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। देखिए पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं, यानी कि स्त्री केसर और पुंकेसर ये क्या हैं, पुष्प के क्या हैं, जनन भाग हैं। ठीक है, और इसमें जो है कि आगे जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर करके देखेंगे तो देखिए यहाँ से ये देखिए जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाएंगे, तो वो उभयलिंगी कहलाते हैं। और उभयलिंगी के उदाहरण कौन है, तो गुड़हल एवं सरसों हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए पुंकेसर क्या है, नर जननांग है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया है। और यहाँ से देखिए ये स्त्री केसर देखिए स्त्री केसर पुष्प केंद्र में अवस्थित होता है। और ये स्त्री केसर होता क्या है, तो यह मादा का
जननांग है। ठीक है, तो ये मादा का जननांग है। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न बन सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी कि जीवाणु, शैवाल, कवक, ये इनमें से कौन सा या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये इनमें से कौन से हैं जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि फ्रेंड्स इसमें जीवाणु और कवक ये क्या करते हैं, तो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 11 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं। ठीक है, ये आपको जो है कि याद होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाया है। ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है, यानी कि ये ओजोन परत को जो है कि ये कौन सा रसायन है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। क्या वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्या वो ऑक्सीजन है, क्या वो नाइट्रोजन है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये फ्रेंड्स एक ऐसा रसायन है जो ओजोन परत को जो है कि क्षति पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं आगे। यहाँ से देखिए, ये देखिए 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। और देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC 60 में बोलते हैं, जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक जो है कि माना जाता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो फ्रीज में जो है कि ठंडा करने के लिए, शीतलन करने के लिए और अग्निशमन के लिए किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है कि उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो जो फ्रीज होता है रेफ्रिजरेटर, और उसको जो है कि ठंडा करने के लिए उस उपयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और अग्निशमन के लिए किया जाता है। आपने सुना होगा कि आपके जो है कि फ्रिज की गैस जो है कि ख़त्म हो गई है, फिर से भरना है तो वही गैस भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार एक आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिब्रेलिन फ्रेंड्स और साइटोकाइनिन ये आपके पादप हार्मोन हैं। ठीक है, और ये इंसुलिन का है, ये आपका जो है कि एक मानव हार्मोन है। और ये जो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, तो रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। कौन सा हार्मोन, तो ये इंसुलिन, तो ये मानव हार्मोन है। ये आपको जो है कि याद होना चाहिए। और ये आपके दोनों क्या हैं, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये आपके जो है कि पादप हार्मोन है। ठीक है, पादप हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप जब अपने बुक में देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपके बुक में दिया गया है। देखिए पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण कौन है, जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन करता क्या है, तो जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। तो तने की वृद्धि में सहायक कौन होता है, तो जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन होता है। और साइटोकाइनिन ये क्या होता है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। और इसलिए यह उन क्षेत्रों में कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और सब बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण हैं जो वृद्धि में सहायक करते हैं। लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता होती है। और ये एब्सिसिक अम्ल क्या होता है, तो वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है, जो पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों से सम्मिलित है। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन थे। और यहाँ से देख सकते हैं आगे, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, यानी कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है मानव में, ये इसका जो है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता
पड़ती है? क्या वो आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? क्या प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये देखिए थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें जो है कि आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें देखिए आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ से देखिए थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य भी है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिए हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्नलिखित में से किनका है? यानी कि ये जो नियंत्रण एवं समन्वय ये जो मानव शरीर में होता है, ये जो है कि किनका कार्य है? क्या वो तंत्रिका तंत्र का कार्य है? क्या वो WBC का कार्य है? या हार्मोन का कार्य है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है, ये आपका तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का जो है कि कार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दी गई हैं। यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और ये जो सभी लाइनें दी गई हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कोलायड नहीं है? यानी कि इस तरह का प्रश्न आपके जो है कि 6 to 8 में पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सा जो है कि कोलायड नहीं है? तो क्या इसमें धुआं कोलायड नहीं है, या दूध है, या सिरका, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए ये धुआं और दूध ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपके जो है कि कोलायड हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये आपके कोलायड हैं। और ये फ्रेंड्स देखिए ये आपका क्या है? कोलायड नहीं है। सिरका क्या है? कोलायड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कोलायड के सामान्य उदाहरण। ठीक है, कोलायड के क्या सामान्य उदाहरण? देखिए फ्रेंड्स कोलायड में क्या आता है? तो कोहरा भी आ जाएगा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, और शेविंग क्रीम। और देखिए दूध भी आ जाता है, फेस क्रीम, मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़, फोम और रबड़, स्पंज, फ्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, और रंगीन रत्न पत्थर, और दूधिया कांच। ये फ्रेंड्स आपके क्या हैं? सभी कोलायड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पे भी दिया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग धुआं और दूध ये क्या है? कोलायड हैं। बाकी सिरका आपका कोलायड नहीं था। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है? यानी कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा क्या 2 और 5 होता है, क्या 2 और 6 होता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या 2 8 2 होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर फ्रेंड्स बात करेंगे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो ये हो जाता है फ्रेंड्स आपका 2 और 6। ये क्या है? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ से विभिन्न जो है कि ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण। देखिए यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली पूरी लाइन, इसमें जो है कि सभी जो है कि इसमें तत्वों का नाम है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु की संख्या, प्रतीक है, और यहाँ पे संयोजकता भी है। और ये बीच वाली क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 5 होता है। और ये ऑक्सीजन का जो प्रश्न पूछा गया था आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। देखिए यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का क्यों यहाँ पे पेन से घेर दिया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके जो है कि TRE 3.0 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था 6 to 8 में, मैथ और साइंस वाले में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है?
तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स आपका जो है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, 2 और 5। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं से टच करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और यकीनन आपका जो है कि ये प्रैक्टिस सेट जो हम सीरीज चला रहे हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की, आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कितना होता है, 2 और 5 होता है। तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, इसीलिए हम यहाँ से एक प्रश्न जो है कि यहाँ पे आपको बना दिए। और यहाँ से देखते हैं 3 नंबर के प्रश्न को। देखिए निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित किया है, यानी कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या वो रदरफोर्ड, आर्किमिडीज या लवाइजिए या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फ्रेंड्स ये लवाजिए के द्वारा जो है कि प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे देख लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का प्रश्न पूछा गया था आपके TRA 3.0 में कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो वही आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में देखिए रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें ये देखिए लवाजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट, ये क्या है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कि पारित या प्रतिपादित किए थे। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आगे देखिए ये आपके जो है कि TRA 3.0 में पूछा गया प्रश्न है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखिए आपके जो है कि बुक में जो चीज़ें दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उसी की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्लास 9th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई है। ठीक है, उसका नाम ही है चैप्टर का। और यहाँ पे देखिए सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका अथवा सेल कहा था। ठीक है, और देखिए कोशिका लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, छोटा कमरा। तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न अगर बन सकता है तो जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ को उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, यानी कि ये जो पादप ये पेड़ पौधे होते हैं इनकी कोशिका भित्ति ये मुख्यतः किस चीज़ की बनी होती है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या वो सेलुलोज की बनी होती है, क्या सैफ्रॉन की बनी होती है, या अणुओं से बनी होती है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पादप ये पेड़ पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है ये फ्रेंड्स आपकी मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से कोशिका भित्ति, देखिए पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है, और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और सेलुलोज होता क्या है, तो देखिए सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं संवेग किस प्रकार की राशि है, यानी कि संवेग क्या अदिश राशि है, क्या संवेग सदिश राशि है, या असंतुलित मात्रा में होती है संवेग, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो संवेग होता है ये आपका जो है कि सदिश राशि में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगर आप जो देखेंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। देखिए संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो जिसमें फ्रेंड्स परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कैसी राशियाँ होती हैं, वो सदिश राशियाँ होती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा, एक संवेग, ये क्या हो जाएगा, संवेग आपका क्या हो जाएगा, कौन सी राशि, तो एक सदिश राशि हो जाएगी, कौन, संवेग। यहाँ पर देखिए इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और देखिए चूंकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, ये जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही
संवेग को भी परिवर्तित करता है। तो यहाँ से ये जो है कि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा होगा दांत जो है कि सड़ गल के गिरने लगते हैं बहुत लोगों के। तो मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो दांतों में जो है कि क्षय प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आपकी बुक में दिया गया है फ्रेंड्स कि 5.5 से कम अगर पीएच मान होगा हमारे मुंह का, ठीक है, तो ये जो है कि क्या होने लगेंगे दांत, तो जो है कि सड़ गल के गिरने लगते हैं, यानी कि दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अपने बुक में, तो देखिए पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, एक हेडिंग ही आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है। देखिए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और देखिए लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से होने पर यह संक्षारित हो जाता है। तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। देखिए मुंह की साफ सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं, देखिए पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो इसमें देखिए डंक में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो मेथनॉलिक अम्ल जो है कि पाया जाता है। तो ये भी आपको जो है कि जानकारी होना चाहिए। और यहाँ से देखिए प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान कितना होता है, यानी कि प्रबल क्षारक होगा और दुर्बल अम्ल होगा कि लवण का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या होता है, क्या 7 होता है या 7 से कम होता है या 7 से अधिक या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी हेडिंग ही क्या है, देखिए लवणों का पीएच मान। देखिए लवणों का पीएच मान, और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ से देखिए प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक को के लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और आपका प्रश्न क्या था, देखिए प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है और प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ से 3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आप इसको जो है कि स्क्रीनशॉट लेके या नोट डाउन करके समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस कैथोड पर मुक्त होती है। देखिए कैथोड और एनोड दो होते हैं, ठीक है, और उसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, तो कैथोड पर फ्रेंड्स देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैथोड पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो आपको एनोड के बारे में भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए एनोड पे कौन सी गैस, तो एनोड पे क्लोरीन गैस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एनोड पे कौन सी गैस, तो क्लोरीन गैस। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए कैथोड पे, तो कैथोड पे आप जो है कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये आपको 2 तरह के प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एनोड पे क्लोरीन और कैथोड पे जो है कि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा रंग का पदार्थ क्या होता है। यानी कि फ्रेंड्स ये आपका जो है कि संक्षारण से प्रश्न है, जिसमें कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कापर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे फ्रेंड्स चांदी देखा होगा आपने, काली हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, कॉपर हमारा कैसा हो जाता है, कॉपर जैसे काली, चांदी जैसे काली हो जाती है, वैसे कापर में कैसे संचारित होता है, तो कॉपर हमारा जो है कि उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, यह हरा रंग का पदार्थ
क्या होता है? क्या वो कॉपर सल्फाइड होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है, या कॉपर कार्बोनेट होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉपर पर हरे रंग की जो परत चढ़ जाती है, यह होती क्या है? तो ये कॉपर कार्बोनेट होती है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी परत से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध है, केवल एक आबंध होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वि या त्रि आबंध होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो है कि किस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं, ये जो है कि प्रश्न आपका बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स संतृप्त संतृप्त यौगिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपके जो है कि बुक में दिया गया है। देखिए, कार्बन, देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपका प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन निम्नलिखित में से किन के साथ आबंध बनाता है? यानी कि कार्बन जो है कि निम्नलिखित में से किन के साथ आबंध बनाता है? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि ये कार्बन जो है कि ये सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी आबंध बनाता है, और ऑक्सीजन के साथ भी आबंध बनाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, और आपके जो है कि बुक में भी यही चीज़ दी गई है। यहाँ से देखिए, मुझसे दोस्ती करेंगे, देखिए हेडिंग क्या है? मुझसे दोस्ती करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। और देखिए, अब तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। तो यहाँ से प्रश्न आपका जो है कि बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है? ये जो है कि प्रश्न बनाया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग जो है कि 10%, 10% फ्रेंड्स आपका जो है कि जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता के पास जो है कि उपलब्ध हो पाता है। कितना परसेंट? तो 10%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में दिया गया है। यहाँ पे आप जो है कि देख पा रहे होंगे, ये टीआरई 1 में प्रश्न पूछा गया था। एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और यहाँ से एग्जैक्ट यहीं से मैं प्रश्न बनाया हूँ। देखिए, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। और देखिए, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे, निम्न में कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? यानी कि इसमें से कौन सा रोग है जो वायरस से नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये पोलियो, ये भी वायरस से होता है। खसरा 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 भी देखिए वायरस से होता है। और चिकन पॉक्स, तो ये भी आपका जो है कि ये तीनों किससे होते हैं? तो ये वायरस से होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि प्रश्न क्या है?
कि कौन सा वायरस से नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से और देख लेते हैं मनुष्य में। ये क्लास आपकी 8th की NCERT साइंस की बुक है और जिसमें आपको जो है कि दिया गया है, देखिए ये 6 रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। खसरा किससे होता है, वायरस से। चिकन पॉक्स वायरस से। पोलियो वायरस से। हैजा और टाइफाइड किससे होता है, तो जीवाणु से होता है। और यहाँ से देखिए हेपेटाइटिस ए ये बीमारी किससे होती है, तो वायरस से होती है। और मलेरिया किससे होती है, तो प्रोटोजोआ से होती है। तो ये एग्जैक्ट आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आराम से जो है कि यहाँ पे आप जो है कि रिवाइज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आगे, निम्न में से किससे नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त होती हैं, यानी कि नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त होती हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या कोलतार से नेप्थलीन की गोलियां प्राप्त होती हैं, या कोयला से, या कोक से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये नेप्थलीन की गोलियां जो है कि कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। तो देखिए कोक, देखिए ये TRE 2.0 PIT में पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था कि धातु के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कोल तार इसके नीचे दिया गया है। देखिए यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। और देखिए कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। और यहाँ पे देखिए एक रोचक तथ्य यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए रोचक तथ्य है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रश्न यहाँ से बनाए गए थे इसलिए हम भी यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए निम्न में कौन सी गैस अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक होती है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सी वो गैस है जो अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक मानी जाती है या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वो है क्या, आपका सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं इस प्रश्न को भी। तो देखिए कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में जो है कि बन सकता है। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग 15 प्रश्नों की जो है कि प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे। आपके लास्ट में टोटल 15 में से कितने प्रश्न सही होते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला और पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह भी है। यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी है, वो उस ग्रह को हमें जो है कि बताना है। तो फ्रेंड्स ये आपके जो है कि क्लास 7वीं की बिहार SCERT साइंस की बुक से ये प्रश्न जो है कि उठाया गया है। क्या वो बुध ग्रह है जो सबसे चमकीला और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, या शुक्र ग्रह, या मंगल ग्रह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो शुक्र ग्रह है ये अत्यधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, ये अत्यधिक क्या है, चमकीला ग्रह है। और फ्रेंड्स ये जो है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है। अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फिलहाल जो है कि बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये जो है कि बनाया गया है। यहाँ से देखिए शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह सबसे अधिक चमकीला है, यानी कि यह सबसे अधिक क्या है,
चमकीला है। और थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो देखिए पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए सौरमंडल में ग्रहों का जो है कि ये देखिए ये दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम क्या हैं, दूरी के अनुसार यानी कि सबसे जो है कि नज़दीक क्या है, किसके नज़दीक, तो सूर्य के नज़दीक, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये जो है कि सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम हैं, ठीक है। तो ये आप जो है कि जानकारी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए 2 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से किसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा TRE1 हो, TRE2 हो या TRE3 हो, अम्ल या क्षार से प्रश्न जो है कि बन रहा है। यानी कि देखिए क्लास 10th की NCERT साइंस में जाएंगे और SCERT में जाएंगे तो आपका अम्ल एवं क्षार ये चैप्टर है और इससे 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है, क्या वो एस्कार्बिक अम्ल इमली में पाया जाता है या टमाटर में या सिरका में या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो एस्कार्बिक अम्ल होता है ये जो है कि पाया जाता है किसमें, आंवला में, ठीक है। आंवला में पाया जाता है और आंवला जो है कि हमारा फ्रेंड्स किसी में जो है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किन में पाए जाते हैं, तो यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से देखिए क्या आप जानते हैं, और मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ NCERT हो या SCERT बुक, अगर क्या आप जानते हैं करके ब्रैकेट में दिया है तो समझ जाइए फ्रेंड्स कि यहाँ से यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। देखिए एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में, और साइट्रिक अम्ल देखिए नींबू के कुल फल जैसे संतरा नींबू हो गया, और देखिए लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए एस्कार्बिक अम्ल विटामिन C देखिए आंवला में पाया जाता है, ठीक है। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली अंगूर में और कच्चे आम में। तो ये आपका TRE1 में पूछा गया था। और ये ऑक्जेलिक अम्ल वाला, ये टमाटर वाला, ये फ्रेंड्स क्लास 10th में भी है। तो ये आपका जो है कि TRE 3.0 6 to 8 में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो यहाँ से प्रश्न दोबारा बन सकता है। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो मिट्टी में कौन सा पदार्थ मिलाकर पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बढ़ाएं इसमें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिला देंगे, अगर मिट्टी अम्लीय होगी तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मिला देंगे तो पौधों की वृद्धि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमने जो है कि पहले ही बता दिया था। देखिए यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बूझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों की उचित मात्रा डालकर अम्लों के उदासीनीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन करते हैं। तो यहाँ से 2 जानकारी आपको जो है कि मिल रही है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे हम लोग। देखिए कारखाने के अपशिष्ट पदार्थों को पानी में उत्सर्जित होने से पहले पानी में क्या मिलाकर छोड़ा जाता है। देखे होंगे फ्रेंड्स आप जो है कि बड़े बड़े जो कारखाने हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, उनका जो गंदा जल रहता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, तो वो जब किसी जल या किसी नदी में छोड़ा जाता है तो वो लोग उसमें क्या मिलाकर छोड़ते हैं, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या मिलाकर छोड़ा जाता है, तो कोई क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। इसलिए जो है कि जिस नदी या तालाब में वो जो है कि छोड़ते हैं अपशिष्ट पदार्थ या पानी, तो उसमें जो है कि जंतुओं पे, मछलियों पे, जानवरों पे कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर छोड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए इसी अम्लीय पदार्थ के कारण, देखिए यहाँ पे आपने सुना होगा नदियों एवं तालाबों की मछलियाँ अधिक संख्या में मर गई या उसके शरीर पर घाव हो गए। कारखाने के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसी अम्लीय पदार्थ के पानी में बहने या विसर्जित होने से
जलीय जंतु नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ को पानी में उत्सर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन कर दिया जाता है ताकि नदियाँ एवं तालाब में मछलियाँ और भी अन्य जो जीव जंतु हैं उनको जो है कि कोई भी हानि ना हो। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। यहाँ पे खो होगा, मैं जो है कि टाइपिंग किया हूँ तो याद है। देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है और निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। देखा होंगे फ्रेंड्स, जो हमारा जो ताजमहल है वो जो है कि पीला पड़ रहा है। किस लिए पीला पड़ रहा है? तो अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। और इस अम्लीय वर्षा के होने का कारण या कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं जो अम्लीय वर्षा कराती हैं, वो कौन सी गैसें जिम्मेदार हैं? क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या वो नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ें देखिए आपकी जो है कि बुक में भी दिया गया है। देखिए, क्या आप जानते हैं, यहाँ से देखिए, क्या आप जानते हैं। देखिए, आपने अखबारों में पढ़ा या सुना होगा कि ताजमहल अपनी सुंदरता खो रहा है। ऐसा अम्लीय वर्षा के क्षति प्रभावों के कारण होता है। देखिए, वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? देखिए, कारखाने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचाती है। तो ये अम्ल वर्षा होने का कारण ये तीनों गैसें जिम्मेदार हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, अंतः श्वसन के समय पसलियाँ, यानी कि अंतः श्वसन जो होता है उसमें पसलियाँ, क्या अंतः श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं या बिल्कुल गति नहीं करती हैं, या अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ गति करती हैं? ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतः श्वसन के समय पसलियाँ या कोशिकाएं जो होती हैं वो फ्रेंड्स ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे इसको भी। तो यहाँ से देखिए, ये अंतः श्वसन एवं उच्चावसन और ये श्वसन, ये दोनों में अंतर दिया गया है। और देखिए, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। तो यहीं से जो है कि प्रश्न बनाया गया था। और इसमें देखिए, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और यहाँ से देखिए, इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है और इस क्रिया के निष्पादन में एंजाइम की सहभागिता होती है। तो बस ये बेसिक जानकारी आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा दर्पण देखिए, निम्न में से कौन सा दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है? यानी कि क्या वो उत्तल दर्पण है जो उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, या अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? यानी कि फ्रेंड्स ये जो प्रश्न पूछा क्या जा रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा बन सकता है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अवतल दर्पण के द्वारा जो है कि उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये चीज़ें आपके जो है कि बुक में भी दी गई हैं। देखिए, यहाँ से हमने सीखा, देखिए यहाँ से अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये अवतल दर्पण से ही संभव है, जबकि फ्रेंड्स उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि हमेशा जो है कि ये देखिए, उत्तल दर्पण के द्वारा देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा जो है कि उल्टा, ये हाँ देखिए, उत्तल लेंस के द्वारा, देखिए इसमें लेंस आपके ऑप्शन में नहीं था, तो उत्तल लेंस के द्वारा भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है और अवतल दर्पण के द्वारा भी उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है। और अवतल दर्पण के देखिए, अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखे तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होगा।
तो ये जो है कि प्रश्न जो है कि यहाँ पे बन रहा है। और देखिए यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से और भी प्रश्न बनेगा। देखिए अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? क्या फ्रेंड्स अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आप जो है कि रट लीजिए, सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनता है हमेशा। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। देखिए अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो है कि फ्रेंड्स अवतल लेंस की बात हो रही है, ठीक है। अवतल लेंस की यहाँ पे बात हो रही है कि अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखिए अवतल लेंस और अवतल दर्पण में अंतर है। आप यहाँ पे देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ये बायोलॉजी से प्रश्न है आपका। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है, यानी कि क्या निषेचन कहलाता है, या परागण, या मुकुलन, या मुकुल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण ये आपका जो है कि क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण वायु, कीट, जल आदि के माध्यम से होता है। देखिए यहाँ से जो है कि परागकण वर्तिकाग्र के चिपचिपे होने के कारण उसमें चिपक जाते हैं। इस प्रकार परागकण अपना सफ़र वर्तिकाग्र तक करता है। और देखिए परागकण का वर्तिकाग्र तक आना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स बाहर से चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, जो चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं चीज़ें फ्रेंड्स वहीं से पूछी जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या वो लैंड स्टीनर थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया, या विलियम हंट, या विलियम हार्वे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए विलियम हार्वे के द्वारा जो है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में विलियम हार्वे को जो है कि चित्र बनाकर बिल्कुल यहाँ पे ब्लू कलर में घेर के भी दिया गया है। देखिए यहाँ से विलियम हार्वे की कहानी, ठीक है। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे 1578 से 1657 नामक एक डॉक्टर ने की थी। देखिए तो ये विलियम हार्वे का जन्म है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और आप बस इतना जानिए कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, ये जो है कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। और ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत से एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और रेलवे में तो बार बार, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस जानवर में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बताना है कि निम्न में से किस जानवर में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए रक्त परिसंचरण आपके स्पंज में और हाइड्रा में, इन दोनों में जो है कि नहीं पाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स स्पंज और हाइड्रा दोनों में रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग इसको भी देखेंगे। यहाँ से देखिए सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे स्पंज और हाइड्रा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ जानवरों में तो रक्त पाया जाता है, लेकिन सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता, क्योंकि जैसे ये स्पंज और हाइड्रा, इनमें क्या है, इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न था आपका, और यहाँ से इसको आप जो है कि कैप्चर करिएगा। और यहाँ से देखिए रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि आपने देखा होगा या सुना होगा, जब आपका जो है कि कोई भी
थोड़ा सा ब्लड, जब कोई भी हाथ हो या फ्रेंड्स आपका जो है कि कोई भी शरीर थोड़ा सा कट जाता है तो उसमें देखे होंगे कि ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है कि ब्लड रुक जाता है। तो रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये आपका जो है कि राइट आंसर क्या है, प्लेटलेट्स कोशिकाएं। देखिए फ्रेंड्स, अगर रक्त का थक्का आपका नहीं जो है कि रक्त का थक्का आपका नहीं बनेगा तो फ्रेंड्स आप जो है कि मर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स कोशिकाएं, ये रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण, तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, यानी कि फ्रेंड्स जो रोगाणु होते हैं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करती है, वो रक्त की वो कौन सी कोशिका है जो हमें जो है कि हमारे शरीर की रोगाणुओं से या रोगों से रक्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो है कि आपका कौन है, तो WBC है, वाइट ब्लड कारपोरेशन, ठीक है। ये सफ़ेद, ये होती हैं सफ़ेद ब्लड कणिकाएँ होती हैं, सफ़ेद रक्त कणिका होती हैं। और ये जो है कि हमें रोगाणुओं से जो है कि हमारे रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। तो ये जो वाइट ब्लड, ये कोशिकाएं जो हैं ये हमें जो है कि रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे यहाँ से फ्रेंड्स, देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन के द्वारा होता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न में से किन के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों के द्वारा जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का स्थानांतरण फ्रेंड्स चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों विधियों के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसको। तो देखिए, क्या आप हमने सीखा, देखिए आपकी जो है कि बिहार SCERT की बुक में देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन और विकिरण द्वारा होता है। तो ये आप जो है कि इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसमें यही इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप जो है कि देखिए यहाँ से ये जितनी पॉइंटें हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, पूरे जो है कि चैप्टर का ये निचोड़ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए, केचुए की सहायता से खाद बनाया जाता है, इसकी सहायता से बने खाद को कहते हैं, यानी कि जो केचुए के द्वारा जो खाद बनती है उस खाद को हम लोग क्या कहते हैं? क्या फ्रेंड्स हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, या बायोगैस कंपोस्ट कहते हैं, या संपीड़ित कंपोस्ट कहते हैं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो केचुए की सहायता से जो खाद बनाई जाती है, इस खाद को फ्रेंड्स हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये भी बहुत ही चर्चित प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और BPSC में तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो ये जानकारी आप रख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक में भी इसका जिक्र किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कंपोस्ट खाद, देखिए इन केचुओं की सहायता से खाद प्राप्त किया जाता है, इसकी सहायता से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो चीज़ें आपकी बुक में दी हैं उनको आपको हल्के में नहीं लेना है, चाहे वो जो है कि आसान हो या हार्ड हो, ठीक है। जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। आराम से फ्रेंड्स आप जो है कि सभी सब्जेक्ट में अच्छा कमांड बना पाएंगे और जो है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, सभी में प्रश्न जो है कि NCERT और SCERT बुक से डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। तो TRE 4.0 में हम लोग उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके जो है कि एग्ज़ाम में आ सके। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए एक एटमॉस्फियर का मान कितना होता है। ये फ्रेंड्स आपके जो है कि NCERT और SCERT बुक में दिया गया है। एक एटमॉस्फियर का मान कितना होता है? क्या फ्रेंड्स 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या 2.34 इंटू 10⁵ पास्कल, या 1 इंटू 10 पे जो है कि
3 पास्कल होता है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एटमॉस्फियर का मान होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो है कि एक एटमॉस्फियर का मान होता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस में जो है कि दिया गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अगर आप जो है कि इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ से देखिए एटमॉस्फियर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं। गैसीय दाब के मापन का जो है कि मात्रक है, और दाब का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और एक एटमॉस्फियर बराबर कितना होता है, यहाँ पे आपको जो है कि दिखाई दे रहा होगा 1.01 इंटू 10⁵ PA यानी कि पास्कल होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 नंबर के प्रश्न को। देखिए 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा गुण जो है कि धातु का नहीं है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, ये जो है कि बिल्कुल आपका जो है कि ये गुण है। ठीक है, ये धातु का गुण है। और धातुएं चमकीली नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स जो है कि एक धातु का गुण नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, और धातुएं देखिए आघातवर्ध भी होती हैं, और धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक भी होती हैं, और ये जो है कि चमकीली होती हैं। ठीक है, ये चमकीली भी होती हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि चमकीली नहीं होती हैं। तो आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो है कि क्लास 9th के एनसीईआरटी में देखिए धातुएं प्रायः दिए गए निम्न गुणधर्म में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे धातुएं क्या हैं, ये चमकीली होती हैं। और यहाँ पे देखिए ये ताप तथा विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक भी होती हैं। और यहाँ से देखिए ये आघातवर्ध भी होती हैं। आघातवर्ध का मतलब फ्रेंड्स इसको जो है कि पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स जो है कि आप जो है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए आपने सुना होगा आईयूपीएससी। तो फ्रेंड्स देखिए आईयूपीएससी का पूर्ण नाम क्या होता है या पूर्ण रूप क्या होता है, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है कि आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आईयूपीएससी का पूर्ण नेम जो है कि आपके देखिए क्लास 9th के एनसीईआरटी साइंस में ये जो है कि दिया गया है। देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आईयूपीएससी का एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे जाते हैं। देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। देखिए फ्रेंड्स जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक में दी गई हैं, हम लोग फ्रेंड्स प्रैक्टिस उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्या 32 होता है, या 40, या 32.5, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32.5 होता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये चीज़ें आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई हैं। ये देखिए एक तरफ जो है कि आपका तत्व है, और एक तरफ परमाणु द्रव्यमान है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है कि 12, और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान देखिए ये 14, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। और देखिए यहाँ से सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का देखिए 32। और देखिए क्लोरीन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट इसका कितना होता है, 35.5 होता है। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। तो ये इन चीज़ों को आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न को। देखिए निम्न में से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में, देखिए गले नहीं है, ये यहाँ पे गोले होगा। ठीक है, धनात्मक गोले में धंसे होते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके जे टॉमसन के द्वारा बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और बात करेंगे कि ये कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखिए जे टॉमसन ने यह प्रस्तुत किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्रोमोसोम किसका बना होता है, ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। क्रोमोसोम जो होता है ये किसका बना होता है, तो क्रोमोसोम फ्रेंड्स आपके डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डीएनए और प्रोटीन का ये क्रोमोसोम हमारा बना होता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए ये आपके जो है कि एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और देखिए डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं और देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए सोनार तकनीक में डाटा उपयोग होता है, यानी कि सोनार जो तकनीक होता है क्या एक्सरे में उपयोग होता है या इंफ्रारेड तरंगों में या माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग होता है सोनार तकनीक में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 7 का राइट आंसर क्या है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सोनार तकनीक के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, ठीक है, एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग महासागरों के अन्वेषण तथा मानचित्र में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये TRE 3.0 री एग्जाम PRT में ये प्रश्न पूछा गया था। इस तकनीक में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहाँ से ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एंगस्ट्रॉम इकाई है, यानी कि ये जो एंगस्ट्रॉम होता है यह किसका इकाई है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम फ्रेंड्स ये जो है कि आपके तरंग दैर्ध्य की एक इकाई है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देखेंगे इसको तो तरंग दैर्ध्य का, देखिए तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता क्या है, तो 10⁻10 मीटर होता है। और एंगस्ट्रॉम का प्रतीक क्या होता है, तो ए पे ऐसे होता है, ये एंगस्ट्रॉम का क्या है, प्रतीक होता है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देखिए निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि इसमें जो है कि आपका आयतन, ये आयतन क्या है, ये आयतन जो है कि आपका फ्रेंड्स सदिश राशि नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि आपकी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो आप जो है कि यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिए सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बतलाती हैं, यानी कि परिणाम और दिशा दोनों होगा वो सदिश राशि होगी। तो देखिए विस्थापन, वेग, बल, ये क्या है, सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वह राशि है जो केवल परिणाम बतलाती है, दिशा नहीं। इसलिए आयतन एक क्या है, अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो है कि राइट आंसर क्या था, आयतन था। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। बल गुणनफल है, यानी कि जो बल होता है वो किनका गुणनफल होता है, क्या द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है बल, या द्रव्यमान और त्वरण का, या भार और त्वरण का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो बल होता है ये क्या होता है, F बराबर क्या होता है, ये फार्मूला होता है ma, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप जो है कि देख पा रहे होंगे यहाँ से आगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, यानी कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ये किसके द्वारा संभव है, क्या ये उत्तल लेंस के द्वारा संभव है, या अवतल लेंस के द्वारा, या प्रिज्म के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ये केवल फ्रेंड्स प्रिज्म के द्वारा संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे जब हम लोग बढ़ के देखते हैं तो देखिए जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है।
इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि बन सकता है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर। आप जो है कि देखिए कमरे में रखा जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? क्या आप फ्रिज का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को ठंडा कर सकते हैं, या कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या आप कमरे को न तो गर्म तथा न तो ठंडा कर सकते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये जो है कि आपके एग्ज़ाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप जो है कि क्या कर सकते हैं, अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो और याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि फ्रेंड्स आपका जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं, तो देखिए कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? क्या टीन का बना होता है, या शीशा का, या टीन और शीशे की मिश्र धातु का, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए आमतौर पर जो सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए जो प्रयोग होने वाला जो तार होता है, ये फ्रेंड्स टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ओम मीटर मात्रक है, यानी कि ये जो ओम मीटर है ये किसका मात्रक है, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या आवेश का मात्रक है ओम मीटर, या प्रतिरोध का, या प्रतिरोधकता का, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए ओम मीटर जो होता है ये प्रतिरोधकता का क्या होता है, मात्रक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यानी कि ये जो परमाणु बम का सिद्धांत है ये फ्रेंड्स किस पर आधारित है, ये भी जो है कि आपके बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये देखिए परमाणु बम का सिद्धांत ये नाभिकीय विखंडन पर क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ